हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है यहाँ पे रेलवे एग्जाम्स की जीके के लिए। पहला लेक्चर हम ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब जैसा कि आपके यहाँ पे डेट्स भी आ चुकी है, तो हम एक हफ्ते में 3 लेक्चर्स करा करेंगे। एक आपका मंडे को होगा, एक आपका फ्राइडे और फिर एक आपका संडे को। ठीक है, तो ये 3 दिन हम लोग यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड अपने यहाँ पे जीके पोर्शन कंप्लीट करेंगे इन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है, हम यहाँ पे पीवाईक्यूज के साथ साथ कंप्लीट थ्योरी भी उस पर्टिकुलर टॉपिक की डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको कोई भी आगे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए वीडियो। और कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना। और जो यहाँ पे मैं आपको लिखवा रहा हूँ या जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बिना कोई टाइम वेस्ट के चलो शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि हु वॉन दी वुमेन्स सिंगल टाइटल। ठीक है, वुमेन्स सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन 2024। जो आपका यहाँ पे यूएस ओपन हुआ, उसमें 2024 में वुमेन सिंगल्स का जो खिताब है वो किसने जीता। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका प्रीवियसली आया हुआ क्वेश्चन है, जहाँ पे उसने 22 या 23 का पूछ रखा था। पर मैंने बस उसको चेंज करके 2024 कर दिया, क्योंकि अब ये आपका एक तरीके से करंट अफेयर बन गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि अब आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर बन गया, क्योंकि मैंने अब 2024 पूछ लिया आपसे। तो आपको देखो याद रखना है कि 2024 का जो यूएस ओपन है, ये जीता है अरियाना सबलंका ने। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यही चीज याद रखनी है कि यहाँ जीता किसने है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे इसलिए देखो यहाँ ये अगर आप देखोगे तो 2018 का पूछ रखा था, इसलिए मैंने हिंदी में 2018 लिख रखा है। पर मैं आपको यहाँ पे 2024 पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं पूछ 2024 रहा हूँ, पर क्वेश्चन आपका आया था 2018 का। ठीक है, कि 18 में किसने जीता था। तो यहाँ पे 24 में किसने जीता है, अरियाना सबलंका ने जीता है। ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यही याद रख लेना है। अब देखो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चलोगे तो 2022 में आपका जीता है यहाँ पे कोको गॉफ ने। फिर 2021 में जीता है यहाँ पे एगा स्वातनिक ने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों लिख दिए हैं, पर एटलीस्ट आपको ये दो पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं पता है कि कितना ज्यादा पुराना वो करंट अफेयर पूछे। पर जनरली रेलवे एग्जाम्स में 1 साल पुराना करंट अफेयर ही पूछते हैं। तो बस आप यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो 2022 और 2024। ठीक है, 22 और 23, एक सेकेंड, ये वाला 23 है और ये वाला 22 है। ठीक है, ये 23 है और ये वाला 22 है। तो यहाँ पे इसको बस यहाँ पे याद रख लेना, इन तीनों को इन तीनों नामों को बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है एटलीस्ट। ठीक है, अब देखो ये तो आपको जैसे पता है कि आपके 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ठीक है, 4 आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो। तो पहले जैसे आपको यहाँ पे पूछा हुआ है, जैसे आपका हो गया एक यूएस ओपन। फिर इसके अलावा आपका होता है यहाँ पे बिम्बल्डन। ठीक है, बिम्बल्डन, ये आपका जैसे नाम से दिख रहा है, ये आपका यूएस में होता है, ये आपका यूके में होता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। फिर आपका होता है यहाँ पे फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये आपका कहाँ होगा, यहाँ पे फ्रांस में होगा। और फिर एक आपका होता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, एक सेकेंड। ठीक है, एक आपका होता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये आपका होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल रही है। अब देखो, अगर हम ना 2024 के विनर्स की बात करते हैं कि 2024 में कौन कौन जीता है, तो यूएस में आपकी जीती है हरियाणा सबलंका। ठीक है, ये चीज याद रखना। विंबलडन में अगर पूछता है कि कौन जीता है 2023 2024 में, तो ये है आपकी यहाँ पे बारबोरा क्रिज की कोवा। ठीक है, अगर देखो आपको पूरा नाम याद भी ना हो ना, तो एटलीस्ट आप उनका नेम या सरनेम इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका यहाँ पे फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन में जीती है यहाँ पे एगा स्वात्विक। ठीक है, अब ये आपकी 2022 में ये वाला टाइटल भी जीती थी यूएस ओपन, पर 22 वाला शायद ही आपसे पूछे, बहुत बहुत ही ज्यादा कम चांस है। पर 23 और 24 वाला टाइटल तो आपको एटलीस्ट याद रहना चाहिए, यूएस ओपन का भी। और हम यहाँ पे याद रखना वुमेन्स टाइटल की बात कर रहे हैं, मेंस की अभी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस की भी मैं आपको यहाँ पे बात अभी बता दूंगा। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी आपको यहाँ पे याद रखना है एरियाना ही जीती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही जीती है, और साथ ही साथ आपका जो यूएस ओपन हुआ है उसमें भी यही जीती है। तो देखो आपको बस यहाँ पे 3 नाम याद रखने हैं यूनिक। ठीक है, एक आपका एगा स्वात्विक, एक आपका यहाँ पे एरियाना सबलंका, एक आपका बारबोरा। ठीक है, तो बस 3 नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, और मेंस में तो आपको सिर्फ एक या दो दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं मैन की तरफ चलते हैं। तो देखो यूएस की अगर हम बात करें मेंस में कौन जीता है यहाँ पे, तो यूएस में आपके यहाँ पे जीते जेनिक सिनर। ठीक है, जेनिक सिनर, ये आपके यूएस में भी जीते हैं, साथ ही साथ ये आपके ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं। ठीक है,
तो ये भी आप इस तरीके से याद रख लेना, हरियाणा श्रीलंका के साथ जैनिक सिनर का नाम यहाँ पे याद रख लेना, क्योंकि दोनों ही यूएस में भी जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं। वुमेन्स में वो जीती हैं और मेंस में आपकी जैनिक सिनर जीते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे विंबलडन। विंबलडन और उसके बाद आपका यहाँ पे फ्रेंच ओपन। अब देखो विंबलडन और फ्रेंच ओपन में बोले तो इसमें भी सिर्फ एक ही विनर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो है यहाँ पे कार्लोस एल्करेज। ठीक है, एल्कराज। तो यहाँ पे ये बस देखो, मेंस में आपको दो नाम याद रखने हैं, फीमेल्स में आपको सिर्फ तीन नाम याद रखने हैं, और ज्यादा से ज्यादा ना आपसे सिंगल्स के ही टाइटल पूछता है कि वन ऑन वन जब यहाँ पे आपस में खेलते हैं खिलाड़ी। ठीक है, डबल्स के बहुत ही कम चांस है, अगर कोई इंडियन जीतता है तब आपसे वो पूछता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बस यहाँ पे याद रखनी है। तो फीमेल और मेल दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ पे जो ये ग्रैंड स्लैम है, इनके नाम जरूर याद रख लेना, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने जो अगला यहाँ पे पेज है। ठीक है, वहां पे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा। जो आपका यहाँ पे विंबलडन है ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये विंबलडन है, तो विंबलडन आपका जैसे मैंने बोला यूके में होता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से तरीके के कोर्ट पे ये खेला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, ये आपके ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें यूएस ओपन हो गया जैसे आपका, या फिर आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, तो ये जो दो दो खेले जाते हैं, ये आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। ठीक है, हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फिर जो आपका यहाँ पे लास्ट है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन आपका खेला जाता है यहाँ पे क्ले कोर्ट पे। ठीक है, क्ले कोर्ट। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो मैंने आपको पहले तो दो विनर बता दिए। ठीक है, मेंस के और सिंगल्स के, वो दो चीज याद रखनी है। तीसरा आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो ये आपके टूर्नामेंट्स होते हैं, जिनको हम ग्रैंड स्लैम्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक तरीके से आप सिंपल टर्म्स में अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसे समझ लो कि आईसीसी का जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ना, उस तरीके से आप सिंपल टर्म्स में समझ सकते हो समझने के लिए। तो उस तरीके के यहाँ पे ये चार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं। और यहाँ पे ये किस तरीके के कोर्ट पे खेले जाते हैं ये आपसे पूछ सकता है। तो ये एक तरीके का स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करंट अफेयर भी देख लिया, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिया, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नाउ गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और छोटा सा पॉइंट याद रख लेना। यहाँ पे मैं पहले कलर चेंज करके आपके लिए यहाँ पे लिख दूं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कब कब शुरू हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आपको, जो फ्रेंच ओपन है ये आपका शुरू हुआ था 1891 में। ठीक है, ईयर आपको बस यहाँ पे याद रखना है 1891। फिर आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये आपका शुरू हुआ था 1905 में। ठीक है, फिर तीसरा आपको दे रखा है यहाँ पे यूएस ओपन, जो कि आपका शुरू हुआ था 1881 में। और सबसे पहले आपका शुरू हुआ था बेसिकली विंबलडन, जो आपका शुरू हुआ था 1877। अब देखो मैंने आपको ईयर दिया है, तो मैं आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आपको सीक्वेंस में लगाना पड़े कि सबसे पहले कौन सा बना, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा है, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है सबसे पहले विंबलडन, फिर यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, या फिर इस तरीके से ही पूछ सकता है कि 1900s में आपका कौन सा बना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, 1900 के बाद। तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपको ईयर पता होंगे तो आप इजिली इनको यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हमारी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है। ठीक है, इंडिया की टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है ये आपको बताना है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है 22 लैंग्वेजेस हमारी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और ये हमें कौन से शेड्यूल में देखने को मिलता है, तो ये भी याद रखना है, ये आपका है 8th शेड्यूल में। ठीक है, 8th शेड्यूल में हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो आपकी 22 लैंग्वेज है, बेसिकली ये हमारी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया की। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपसे इसके रिलेटेड पार्ट पूछा जाए तो पार्ट आपका रह जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पे रोमन में लिख रहा हूँ, तो रोमन में आपको दे सकता है, या फिर आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, तो रोमन में हम उस तरीके से लिखते हैं। ये आपका होता है यहाँ पे 10, ये आपका है 5, और ये 1 1 होता है। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 5 और ये आपका 10, तो 17 आपका इस तरीके से बन गया। फिर अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल हो जाएगा 343 से लेके 351 तक। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे हो गए इंपॉर्टेंट चीजें इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो आपको क्या याद रखना है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, उस टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए कितने हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, तो आपको याद रखना है कि 14 हमारी यहाँ पे टोटल लैंग्वेजेस थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनिशियली अडॉप्ट किया था। फिर हमने यहाँ पे अमेंड किए हैं। ठीक है, अमेंड करके अगर आपसे पूछा जाए कितनी हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पे डाली हैं, तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8, क्योंकि टोटल 22 है, 22 में से 14 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी है और कौन कौन से अमेंडमेंट के साथ डाली है याद रखना है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1967। इसके थ्रू हमने यहाँ पे ऐड करी सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, सिंधी लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992।
अब इसके थ्रू हमने यहाँ पे कौन-कौन सी ऐड करी, एक थी आपकी जैसे यहाँ पे कोंकणी, ठीक है? गोवा की लैंग्वेज है एक तरीके से। फिर आपकी मणिपुर, मणिपुर की है, ठीक है? मणिपुरी। फिर आपका यहाँ पे नेपाली, ठीक है? क्योंकि नेपाली यहाँ पे इंडिया में भी बोली जाती है, ठीक है? जो भी आपका नेपाल से रिलेटेड बॉर्डर है आपका यहाँ पे, वहाँ पे बोली जाती है। तो ये तीनों आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से हमने ऐड करी है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है? इसके थ्रू हमने कौन-कौन सी ऐड करी है, जैसे आपकी है बोडो, फिर हो गई आपकी यहाँ पे डोगरी, ठीक है? फिर आपका है यहाँ पे मैथिली, मैथिली और फिर आपका यहाँ पे एक और है वो है यहाँ पे संथली, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे टोटल करोगे, लास्ट वाले से 4 है, उससे ऊपर 3 फिर 1, ठीक है? टोटल 8 हो गई। तो आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इनिशियल कितनी थी, कितनी हमने अमेंड करके ऐड करी है, टोटल कितनी है, कौन सा पार्ट है, कौन से आपके यहाँ पे आर्टिकल्स रहेंगे, ये सब पूछा जा सकता है। 21st से हमने कौन सी लैंग्वेज ऐड करी है, ये पूछा जा सकता है। 71st से कौन सी करी है, 92nd से कौन सी करी है, या फिर आपको ये पूछ सकते हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सबसे ज्यादा हमने लैंग्वेजेस को ऐड किया है, तो उसमें आपका आंसर आएगा 92। ठीक है? तो यही 3 आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, जिनके थ्रू हमने यहाँ पे ऐड करी हैं। अब यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट बस और याद रख लेना, यहाँ पे अगर आपसे पूछे, तो जो आपका 96th आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है? 2011 का। तो यहाँ पे जो आपकी ओरिया लैंग्वेज थी ना, जिसको पहले ओरिया लिखा जाता था, मतलब हम यहाँ पे स्पेलिंग में बात कर रहे हैं, ठीक है? स्पेलिंग में। तो इसको ओरिया करके ना चेंज कर दिया अब यहाँ पे ओडिया में, ठीक है? पहले इसको ओरिया लिखा जाता था, जो हमारी यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें से एक आपकी ओडिया लैंग्वेज भी है, ठीक है? उसको पहले ओरिया लिखा जाता था, पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे उसको ओडिया कर दिया बस, ठीक है? तो इतना भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये स्टार मार्क कर लेना, ठीक है? अब देखो इसके अलावा यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज में आपको सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितनी भी आपकी यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? 22 सब मैंने दे रखे, तो इसको एक बार यहाँ पे नजर मार लेना इसकी। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस पे, क्योंकि ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पर मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले याद रखना, टोटल पूछे क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, तो वो है आपकी यहाँ पे 6, और 6 ही आपकी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या आप इस तरीके से याद रख लो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो भी आपकी 6 ही लैंग्वेजेस मानती है कि वो 6 लैंग्वेज आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है। और सेम आपका यहाँ पे जो संगीत नाटक अकेडमी है, ठीक है? तो ये भी आपकी यहाँ पे ये 6 ही आपकी ये मानती है कि 6 ही आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस है, तो ये 2 बस पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पर अब वो है कौन-कौन सी, वो थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपकी आ जाती है यहाँ पे तमिल, और ये इसको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था यहाँ पे 2004 में। फिर नेक्स्ट आपकी आती है यहाँ पे संस्कृत, ठीक है? ईयर भी याद रखना, आपको ईयर से भी पूछा जा सकता है कि इस ईयर में किसको मिला था, इस ईयर में किसको मिला था, इस तरीके से, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कन्नड़, ठीक है? कर्नाटका की, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2008 में। फिर आपकी है यहाँ पे तेलुगु, तेलुगु की आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2008 में। फिर तेलुगु के बाद आपकी है यहाँ पे मलयालम, ठीक है? केरला की, तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2013 में। और फिर आपका है यहाँ पे ओडिया, ठीक है? जो कि आपकी क्लासिकल लैंग्वेज भी है, तो ये आपका है यहाँ पे 2014। ठीक है? तो यहाँ पे ईयर याद रख लेना, कौन सी 6 आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस है ये याद रख लेना, और कौन-कौन सी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। और अगर आप देखोगे तो ये सब आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। अब जैसे आपको कन्नड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, फिर आपकी मलयालम हो गई, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे अगर हम इस साइड जाएँगे तो ओडिया देखो इधर हो गई, संस्कृत ये है, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई। तो यहाँ पे भी आपको जो लैंग्वेजेस हैं, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें इनको भूलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि पूछने के लिए यहाँ पे कुछ भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें ही समझनी है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है जो हमने यहाँ पे सब डिस्कस किया है, ठीक है? तमिल, तेलुगु, फिर आपका संस्कृत, ओडिया और आपके यहाँ पे मलयालम, कन्नड़, ठीक है? 6 लैंग्वेज आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या आता है? यहाँ पे 22 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6 आपकी यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपकी संगीत नाटक अकेडमी है, ये कौन से क्लासिकल डांस को नहीं मानती है, ठीक है? इस मतलब यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि कौन सा संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से क्लासिकल डांस नहीं है। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा छाऊ, ठीक है? अब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों पूछा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको पिछले भी आपको क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी जो है वो भी आपका यहाँ पे ये दर्जा वगैरह यहाँ पे देती है। सेम आपका यहाँ पे संगीत नाटक अकेडमी का भी है, ठीक है? तो संगीत नाटक अकेडमी का भी आपका यहाँ पे ये सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। पर आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से ना छाऊ आपका एक क्लासिकल डांस है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे इनके हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांसेस हैं वो है यहाँ पे 9। पर संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से टोटल क्लासिकल डांसेस है यहाँ पे 8, क्योंकि छाऊ को ये क्लासिकल डांस नहीं मानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना,
अगर आपसे पूछे छाऊ क्लासिकल डांस है तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपके 8 आएंगे, पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम इससे रिलेटेड आगे बात करते हैं आपसे, आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि छाव के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो याद रखना छाव के 3 टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पुरुलिया छाव। ठीक है, पुरुलिया छाव। और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे सराय केला छाव। अब ये आपको देखने को मिलता है झारखंड में। और इन दोनों में ना मास्क यूज होते हैं। ठीक है, मास्क लोग यहाँ पे पहनते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, वो है आपका यहाँ पे मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज छाव। तो मयूरभंज छाव आपका यहाँ पे जो है, ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। और यहाँ पे मास्क नहीं पहनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मास्क जो है यहाँ पे लोग नहीं पहनते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस रहेगा यहाँ पे छाव के लिए। और 3 तरीके के होते हैं, याद रखना कौन सा छाव आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लासिकल डांस की बात करते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल डांस में देखो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। और ये आपको यहाँ पे स्टेट भी पूछ सकते हैं, कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। फिर आपसे यहाँ पे कथक आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो याद रखना यूपी से एसोसिएटेड है। फिर आपका यहाँ पे अगला है यहाँ पे कथकली। और साथ में यहाँ पे मोहिनी यट्टम। ठीक है, मोहिनी यट्टम। तो यहाँ पे ये दो जो क्लासिकल डांस है, ये दोनों आपके यहाँ पे केरला के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना। फिर अगला याद रखना है यहाँ पे जो उड़ीसी आपको दे रखा है, यहाँ पे उड़ीसी क्लासिकल डांस, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे उड़ीसा से। फिर मणिपुरी क्लासिकल डांस है आपका एक। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे मणिपुर से। मणिपुर से। फिर आपका यहाँ पे एक डांस है यहाँ पे सरित्य। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे असम से। और फिर आखिरी आपका है एक कुचिपुड़ी। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन से आपके क्लासिकल डांस है, कौन से नहीं है, या फिर ये पूछ सकते हैं जो आपके क्लासिकल डांस है वो कौन से स्टेट के हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, मतलब कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट के ज्यादा क्लासिकल डांस है, तो उस केस में आपका आंसर होगा यहाँ पे केरला। ठीक है, क्योंकि इसके 2 क्लासिकल डांस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज एमटीएस वाले में भी और आपका जो जीडी का यहाँ पे साथ ही साथ लेक्चर चल रहे हैं वहाँ पे मैं करा चुका हूँ, पर यहाँ पे मैं अलग से डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जो अगर आपसे करंट अफेयर पूछेगा ना, तो एक इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका एक फेस्टिवल होता है यहाँ पे खुजराहो डांस फेस्टिवल। ठीक है, खुजराहो डांस फेस्टिवल। ये अभी आपका बहुत ज्यादा न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसको यहाँ पे 50 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये आ रखनी है। दूसरी यहाँ पे आ रखनी है कि यहाँ पे ना कथक जो आपके परफॉर्मर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया था। ठीक है, कथक डांसर्स ने यहाँ पे डांस किया था। आप बोल रहे हो यहाँ पे परफॉर्मर्स ने यहाँ पे डांस किया था। और इन्होंने यहाँ पे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका यहाँ पे बनाया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे नंबर भी याद रखना कितने कथक परफॉर्मर्स थे, तो 1484 आपके यहाँ पे कथक परफॉर्मर्स थे। ठीक है, और हम यहाँ पे ये बात करें 2024 के एडिशन की। ठीक है, 50 ईयर्स आपके यहाँ पे हुए हैं, कौन से आपका यहाँ पे रिकॉर्ड बना है, ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। और जैसे हमने यहाँ पे पता है हमें कि खुजराहो से अगर आपको यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है खुजराहो टेम्पल। ठीक है, खुजराहो टेम्पल। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये आपका कहाँ पे एसोसिएटेड है, तो ये आपका है एमपी में। ठीक है, ये फेस्टिवल आपका बेसिकली एमपी में होता है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर और क्या याद रखना है कि यहाँ पे ये जो टेम्पल है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे चंडेला डायनेस्टी के टाइम पे बना था। ठीक है, तो आपको डायनेस्टी भी याद रखनी है। ठीक है, ये आपका चंडेला डायनेस्टी के टाइम पे बना था, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फाउंडर अगर आपसे पूछे इसका कौन है फाउंडर, तो फाउंडर है आपका यहाँ पे नननुका। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे फाउंडर। तो फाउंडर याद रखना, कौन सी डायनेस्टी ने यहाँ पे बनवाया था, ये सब आपको याद रखना है। और जैसे मैंने आपको बाकी चीजें बताई, ये सब आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और जो आपका खजुराहो है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट प्लेस भी है यहाँ पे, अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिसाब से ही बात करते हैं तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मैंने बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया जो भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी, ये कौन से ईयर में यहाँ पे लड़ी गई। तो देखो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1761। पर हम सिर्फ इतना डिस्कस नहीं करेंगे, इससे ज्यादा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। अब जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि थर्ड बैटल, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे 3 थी यहाँ पे पानीपत पे जो बैटल यहाँ पे लड़ी गई, कौन कौन सी थी और कब यहाँ पे लड़ी गई और किसके साथ हुई थी। ठीक है, तो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो आपकी पहली बैटल थी,
ये आपकी लड़ी गई थी यहाँ पे बाबर और दूसरा आपका यहाँ पे इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, एक सेकंड देना। पहला आपका था यहाँ पे बाबर और दूसरी तरफ था आपका यहाँ पे इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बैटल, पहले तो याद रखो यहाँ पे ये लड़ी गई 1526 में, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यही आपकी बैटल है जिसने दिल्ली सल्तनत को खत्म किया और मुगल रूल को शुरू किया। ठीक है, ये आपके यहाँ पे इस तरीके से याद रख लेना, ये आपकी पहली बैटल थी। दूसरी बैटल जो यहाँ पे लड़ी गई वो लड़ी गई यहाँ पे अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके अकबर और हेमू के बीच में जो बैटल लड़ी गई ये आपकी हुई यहाँ पे 1556 में। ठीक है, बस इतना पॉइंट याद रखना है। फिर जो थर्ड बैटल है ये आपकी लड़ी गई मराठास मराठास और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, और ये आपकी लड़ेगी 1761 में जो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मराठास ने रीजन को यहाँ पे जब कब्जाया था, ठीक है, आपका यहाँ पे दिल्ली वगैरह के साथ वाले रीजन को, तो अहमद शाह अब्दाली जो था वो पहले जो लूट के गया था ना, उसने अपना एक आप बोल सकते हो एक सर्वेंट यहाँ पे छोड़ के गया था जिसका नाम था यहाँ पे नजीबुद्दौला। ठीक है, नजीबुद्दौला। अब जब वो अपना ये सर्वेंट छोड़ के गया ना दिल्ली को लूटने के बाद, उसके बाद मराठास ने इसको हटा के उसने अपना उन्होंने अपना रूल यहाँ पे स्टैब्लिश किया। ठीक है, पर फिर उसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली वापस आया, फिर मराठा के साथ उसने लड़ाई करी और मराठा इसमें यहाँ पे हार गए थे थर्ड बैटल में, और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे थर्ड बैटल का सिनेरियो था, बस इतना आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और यहाँ पे सेकंड बैटल में अकबर खुद नहीं लड़ा था क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज्यादा छोटा था, तो उनका यहाँ पे एक सेनापति था, ठीक है, बहरम खां। वो सब वही एक तरीके से आप मान लो यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो हम लोग यहाँ पे डे टू डे देखते हैं ना मूवीज वगैरह में, उस तरीके से आप मान सकते हो कि मेन यहाँ पे जो लीडर था उस बैटल का वो वहाँ पे बैरम खां था। ठीक है, ना कि अकबर था, पर अकबर का यहाँ पे नाम इसलिए आता है क्योंकि वो रूलर बन गया था पर वो बहुत ज्यादा ही छोटा था। ठीक है, तो उनके एक तरीके से उनके बिहाफ पे, ठीक है, अकबर के बिहाफ पे बेसिकली यहाँ पे लड़ रहा था वो। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये सब। अब अगर हम यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपके कौन से स्टेट में एसोसिएटेड है। अब जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आपका फेमस है आपका यहाँ पे राइनोज के लिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वन हॉर्न राइनो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, वन हॉर्न राइनो, तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा असम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब मैंने अगले पेज में ना यहाँ पे आपको एक मैप दे रखा है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अगर ट्रेडमार्क देखो तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जा सकते हो www.maps.of.india.com पे। तो यहाँ पे हर एक तरीके के आपको मैप्स वगैरह भी मिल जाएंगे। पर यहाँ पे याद रखो कि जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपको जो मैंने बाकी मतलब इस पर्टिकुलर मैप के थ्रू आपको यहाँ पे मैं नेशनल पार्क्स के बारे में बता रहा हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे नामचा दापा है ये, ठीक है, नामा दापा, ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क है क्योंकि आपका एकदम ईस्टर्न साइड पे है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले ही आपसे जनरली पूछेगा वो, या फिर सदर्न स्टेट्स वाले पूछेगा, क्योंकि नॉर्थ वाले ना आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। ठीक है, पर आपको ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्थ छोड़ देना है, ऐसा नहीं है, जितने आपको यहाँ पे दे रखे हैं एटलीस्ट आपको सबके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे लाई करता है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, इसके ऊपर एक बार इसको गो थ्रू कर लेना और यहाँ पे याद रख लेना। ये आपको पीडीएफ जब मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा तब भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैप मैंने लगा के आपको यहाँ पे एक तरीके से कंटेंट आपको दे दिया, बस आपको यहाँ पे पढ़ के रिवाइज करते रहना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर था यहाँ पे असम। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कितने हमारे पास यहाँ पे शेड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जून 2023 तक। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने एसएससी वाला यहाँ पे ले रखा है, पर आपको यहाँ पे रेलवे में भी देखने को मिल सकता है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है क्योंकि आपको यहाँ पे सेम तरीके का आपका यहाँ पे जो सिलेबस है वो सेम ही है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले तो याद रखना है कि इनिशियली अगर हम यहाँ पे आपसे कभी भी पूछे, ठीक है, कोई भी, तो इनिशियली आपके यहाँ पे जो शेड्यूल थे वो थे यहाँ पे 8, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तब उस टाइम पे इनिशियल जो आपके शेड्यूल थे वो थे आपके यहाँ पे 8। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि अमेंड करके अगर आपसे पूछे कितने हमने ऐड किए हैं, तो हमने ऐड किए हैं यहाँ पे ओवरऑल 4। ठीक है, तो ये सेम तरीके से आपने यहाँ पे लैंग्वेजेस भी की थी, टोटल हमारे पास यहाँ पे 22 है जिसमें से हमारे पास 14 पहले से थी और 8 हमने अमेंड करके ऐड करी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी याद रखना है कि टोटल अगर आप शेड्यूल देखोगे तो कितने हो गए आपके पास यहाँ पे 12 शेड्यूल हो गए, जिसमें से 8 आपके इनिशियल थे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, फिर 4 हमने यहाँ पे आगे ऐड किए हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किए वो भी मैं आपको सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो याद रखना। तो देखो एक एक करके चलते हैं, तो यहाँ पे तो अपना आंसर होगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब और यहाँ पे अगर इसकी थ्योरी डिस्कस करें
तो जो सबसे पहला है आपका फर्स्ट जो है, इसमें आपको दे रखी है यहाँ पे कि इंडिया की क्या-क्या टेरिटरीज़ वगैरह हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जो आपका सेकंड है, इसमें आपको यहाँ पे सैलरीज़ के बारे में बता रखा है, जो भी आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे आपका यहाँ पे जो आपका सीएजी होते हैं, ठीक है? ये आपके हो गए, गवर्नर हो गए। तो इनके अलावा भी आपकी और भी हैं, जो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि कौन से आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेकंड शेड्यूल में लाई करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर इतना याद रखना कि कुछ आपकी इंपॉर्टेंट जो आपकी पोस्ट है, उनकी सैलरीज़ के बारे में आपको यहाँ पे सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो सेकंड शेड्यूल में आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे थर्ड की बात करें, तो यहाँ पे हमें ओथ के बारे में बता रखा है, कुछ पर्टिकुलर आपके पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है, इसकी कोई भी ओथ नहीं होती है, ठीक है? यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ, यहाँ पे याद रख लेना, इनकी कोई ओथ नहीं होती है। प्लीज इसको यहाँ पे ध्यान रखना, आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फोर्थ। फोर्थ के आपका यहाँ पे राज्यसभा सीट्स के बारे में बताते हैं कि कौन से स्टेट को कितनी सीट्स आपकी राज्यसभा में मिल रखी हैं, ये बताता है, ठीक है? फिफ्थ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बताता है, ठीक है? शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में आपको यहाँ पे बताता है। सिक्स्थ जो है, ये भी आपको यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया के बारे में बताता है, पर कौन सी स्टेट्स के बारे में बताता है, तो ये आपका जैसे असम में जो है उनके बारे में, फिर मेघालय में जो है उनके बारे में, ठीक है? मेघालय में जो है उनके बारे में, फिर त्रिपुरा के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पे मिजोरम के बारे में, ठीक है? तो आपको देखो इनडायरेक्टली ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट का यहाँ पे मेंशन किया गया है सिक्स्थ शेड्यूल में। तो आपको ये चारों स्टेट के नाम याद रखने हैं, उनमें से एक स्टेट आपको देखने को मिलेगी ऑप्शन में, या फिर आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट का मेंशन नहीं है सिक्स्थ शेड्यूल में। तो आपको ये चार अगर पता होंगी तो आप इजिली फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है? तो ये याद रखना। फिर सेवंथ की अगर हम बात करें, तो हमें यहाँ पे लिस्ट के बारे में दे रखा है। लिस्ट आपको पता होगा तीन तरीके की है, एक है आपकी यहाँ पे यूनियन लिस्ट, एक है आपके यहाँ पे स्टेट लिस्ट, और एक आपकी होती है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है? अभी इस पे यहाँ पे फर्क क्या होता है, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट होंगे यूनियन लिस्ट के अंदर, उस पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट आपका यहाँ पे जो लिस्ट है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट होंगे उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट जो लिस्ट है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट और आपके यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है, दोनों ही लॉज बना सकती है, ठीक है? तो इसमें कौन से आपके आते हैं, वो बेसिकली डे टू डे नहीं, पर यहाँ पे कुछ कुछ टाइम के बाद चेंज होते रहते हैं, तो वो फिक्स नहीं है। पर यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो फिक्स है। अब जैसे रेलवेज है, वो यूनियन का पार्ट है, डिफेंस है आपका यूनियन का पार्ट है। तो ये सब चीजें आपको समझनी है, हम आगे और भी डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, यहाँ पे जो लिस्ट में आते हैं, ठीक है? तो वो भी हम देख लेंगे आगे। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपका एट्थ शेड्यूल है, ये आपको बताता है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है? कि हमने यहाँ पे जैसे पिछले यहाँ पे इसी वीडियो में क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। हमारे पास यहाँ पे 22 है, जिसमें से 14 हमारे पास इनिशियली थी, फिर हमने यहाँ पे बाकी जो 8 है वो हमने अमेंड करके यहाँ पे डाली है, ठीक है? तो ये हमें दे रखा है हमारे एट्थ शेड्यूल में। अब उसके बाद जो आपके यहाँ पे हमने देखो इनिशियल हमने 8 बोला था, तो ये आपके 8 शेड्यूल थे इनिशियली। अब उसके बाद जो आपके आ जाते हैं, जैसे आपका 9th है, ये आपका ऐड हुआ था यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1951 के, ठीक है? और इसमें क्या बता रखा है, इसमें बेसिकली लैंड से रिलेटेड चीजों को बता रखा है, ठीक? क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो बेसिकली यहाँ पे हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और फिर उसको वो एक तरीके से लीगल राइट बना दिया था आर्टिकल 300 ए के अंडर, ठीक है? तो यहाँ पे बस इतना छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी। फिर आपका यहाँ पे 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल आपको बताता है यहाँ पे एंटी डिफेक्शन के बारे में। अब एंटी डिफेक्शन मतलब कैसे यहाँ पे हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आपका एक नेता है, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी ए पार्टी है यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी का नाम नहीं ले रहा, पर यहाँ पे ए जो आपकी एक पार्टी है, ये अभी रूल पे है, ठीक है? तो वो जो पर्टिकुलर मेंबर है, या फिर आप बोलो जो भी आपका नेता है, वो अभी इसका पार्ट है। पर इसको देखने को मिलता है कि यहाँ पे ना ये पार्टी कुछ कर नहीं रही है, या फिर कर रही है तो पर लोगों में इतना ज्यादा इसके लिए अब यहाँ पे लोकप्रियता नहीं है, या फिर अब वो इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे इस पार्टी को, जिसको इसकी वजह से उसको पता चल रहा है कि अब यहाँ पे ये इलेक्शन हार जाएगी, ठीक है? तो अब वो यहाँ पे क्या करता है, इसको छोड़ के वो अब इसमें चला जाता है। फिर अगले 5 साल अब ये वाली पार्टी रूल करती है। फिर इसको देखने को मिलता है कि अब यहाँ पे इसको पसंद नहीं करा जा रहा है लोगों के द्वारा, तो अब ये पार्टी जीतेगी। तो फिर वो यहाँ से छोड़कर वो वापस यहाँ चला जाता है। तो अब इस चीज को बंद करने के लिए बेसिकली यहाँ पे एंटी डिफेक्शन यहाँ पे लॉ लेके आए थे कि यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अगर कैंडिडेट्स अगर एक साथ छोड़ते हैं पार्टी तो अलग बात है, पर अगर एक या दो तीन ऐसे करके छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होगी, ठीक है? तो यहाँ पे बस इसको बंद करने के लिए यहाँ पे ये लाया गया था। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 11th आपके यहाँ पे जो आपका शेड्यूल है इसके बारे में, तो यहाँ पे आपको दे रखा है पंचायत से रिलेटेड, ठीक है? अब देखो ये वाला जो है, ये आपका ऐड हुआ था यहाँ पे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के अंडर। फिर ये आपका ऐड हुआ है यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992।
और जो आपका यहाँ पे ये 12th है, 12th वाला आपका यहाँ पे बताता है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। और ये आपका बताता है यहाँ पे, ये आया था 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे चार आपके अलग से ऐड हुए, अमेंड करके आए हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं ये भी याद रखना है, क्या चीज बताते हैं ये सब याद रखना है। और जो मैंने आपको अलग से चीजें बताई हैं, ठीक है, एंटी डिफेक्शन क्या है बेसिकली वो मैंने आपको समझाया। फिर साथ ही साथ स्पीकर ऑफ लोकसभा का याद रख लेना, उनकी ओथ नहीं होती है। और फिर मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज समझाई थी, वो भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बैक करके जाओगे तो यहाँ पे वो चीज याद रख लेना। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा आपका यहाँ पे ऐसा ओशन है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से यहाँ पे कनेक्ट करता है ईस्ट में। ठीक है, अब देखो जैसा आपको यहाँ पे पता है कि आपके यहाँ पे जो अर्थ है वो क्या है, यहाँ पे गोल है, या फिर आप उसको ओवल बोल लो एक तरीके से। ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर आप समझो तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो अर्थ है ना वो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपको ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यहाँ पे ये जो पैसिफिक ओशन देखने को मिल रहा है, तो यही वाला हिस्सा जो है वो आपको यहाँ की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अर्थ के आपके यहाँ पे गोल है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता है, अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो ये आपका यहाँ पे पैसिफिक ओशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो ईस्ट में टच कर रहा है वो ओशन कौन सा, आपका पैसिफिक ओशन है। तो ये आपका यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो क्या क्या पता होना चाहिए उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे पैसिफिक ओशन से रिलेटेड और भी चीजें आपसे बोल सकता है। अगर आपको यहाँ पे बोलता है कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा है पूरे वर्ल्ड पे, तो आपको याद रखना है वो है आपका यहाँ पे पैसिफिक ओशन। अगर आपसे पूछता है कि डीपेस्ट ओशन मतलब गहरा ओशन सबसे ज्यादा कौन सा है, तो वो भी आपका रहेगा यहाँ पे पैसिफिक ओशन। फिर अगर आपसे पूछता है कि ओल्डेस्ट ओशन मतलब सबसे पहले जो आपका बना था ओशन, वो भी आपका पैसिफिक ओशन रहेगा, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो ओशन है उनमें से। ठीक है, तो वो बस आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं इंडियन ओशन, जो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपका सबसे गर्म ओशन है। अगर आपसे पूछता है सबसे गर्म ओशन कौन सा, मतलब वार्मेस्ट ओशन कौन सा है, तो आपका इंडियन ओशन हो जाएगा। जो आर्टिक ओशन है वो आपको यहाँ पे इस जगह पे देखने को मिलता है, जो पोल्स है उनके पास। ठीक है, इधर ऊपर वाले में। तो यहाँ पे जो आर्टिक ओशन है, यहाँ पे ये आपका हो रहता है सबसे ठंडा। ठीक है, कोल्डेस्ट। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि ये सबसे छोटा ओशन भी है। सबसे बड़ा था पैसिफिक ओशन, सबसे छोटा है आर्टिक ओशन, सबसे गर्म है आपका इंडियन ओशन, सबसे ठंडा है आपका यहाँ पे आर्टिक ओशन। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन, अगर इसके बारे में पूछे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, टाइटैनिक से रिलेटेड बस आपको यहाँ पे चीज याद रख लेनी। जो आपकी टाइटैनिक शिप थी वो आपकी बेसिकली यहाँ पे अटलांटिक ओशन में ही डूबी थी। जो आपको ये अटलांटिक ओशन दिख रहा है ना, यहाँ पे ही डूबी थी। और इसकी डेट बस याद रख लेना, हो सकता है पूछ ले अगर पूछना चाहे तो। वो है आपकी 15 अप्रैल 1912। ठीक है, तो क्योंकि अब आपका यहाँ पे ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते, पर कराना हमारे यहाँ पे मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आता है कि जो आपका आर्टिक ओशन है ये आपका शैलोएस्ट होता है। मतलब यहाँ पे जैसे आपका जो डीपेस्ट है ना, डीपेस्ट का ठीक अपोजिट होता है शैलोएस्ट, मतलब कम गहरा। ठीक है, सबसे गहरा पैसिफिक है, सबसे कम गहरा आपका आर्टिक ओशन है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमें यहाँ पे एक और ओशन देखने को मिलता है, जो है आपका यहाँ पे सदर्न ओशन। ठीक है, वो है आपका यहाँ पे सदर्न ओशन। और अगर आप यहाँ पे देखो इस पे आपको ये इस तरफ आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका सदर्न ओशन। ठीक है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं एटलांटिक ओशन। एटलांटिक बोल रहा हूँ, अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, अंटार्कटिक ओशन। एटलांटिक तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट हो रहा है एक तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख लो। पर जो सदर्न ओशन है इसको हम लोग बोलते हैं एंटार्क्टिक ओशन, क्योंकि ये एंटार्क्टिका के अराउंड रहता है। और ये सबसे यंगेस्ट ओशन है जिसकी खोज बेसिकली साइंटिस्ट ने की है। ठीक है, तो यंगेस्ट ओल्डेस्ट मतलब इस तरीके से समझो कि जो यहाँ पे जब खोजा गया है, ठीक है, जब यहाँ पे लोगों ने खोजा तो वो सबसे पहले जिसको खोजा वो ओल्डेस्ट बन गया, सबसे बाद जिसको खोजा या फिर सबसे बाद जिसको माना गया वो आपका यंगेस्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये सारे आपके थे यहाँ पे ओशन, जो सब आपको याद रखने हैं, पैसिफिक, इंडियन, आर्टिक, एटलांटिक और एंटार्क्टिक। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना। और जैसे मैंने आपको पहले बोला था, ऑस्ट्रेलिया आपका एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। तो ये एज एन आइलैंड काउंट नहीं होता है, क्योंकि इसको हम कॉन्टिनेंट के तौर पे काउंट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले भी बता चुका, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर देखो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि रिंग ऑफ फायर आपका कहाँ पे एसोसिएटेड है या फिर कहाँ पे लोकेटेड है। अब जैसे आपको यहाँ पे मैंने मैप दे रखा है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखता तब भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे पिछले मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्या बताया था, अगर आप यहाँ पे देखो तो क्योंकि आपकी अर्थ गोल है, तो आपका जो ये पैसिफिक ओशन इस तरफ दिख रहा है वही आपको इस तरफ भी दिख रहा है। ठीक है, यही आपका ईस्ट से इधर कनेक्ट हो रहा है और वेस्ट में आपका इससे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे एशिया साइड से। ठीक है, तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका है पैसिफिक ओशन।
ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है ये भी अपना यहाँ पे रहने वाला है पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है रिंग ऑफ फायर का? तो जो ये आपको रेड रेड आपको एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और इसी रीजन में आपको सुनामीज भी देखने को मिलती है। अब जैसे जापान अगर आप देखो कंप्लीट आपका इसी रीजन के अंदर आता है, इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वॉल्केनो भी देखने को मिलते हैं और सुनामीज भी देखने को मिलती है। क्योंकि सुनामी जब आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो वॉल्केनिक इरप्शन है, ठीक है, अगर वो आपका ओशन में होता है तो उसकी मदद से आपके यहाँ पे सुनामी क्रिएट होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन अगर ओशन में हो रहा है, क्योंकि ओशन में भी आपके माउंटेन्स, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऊपर की तरफ ही है, ओशन के अंदर भी है आपके। तो जब अंदर वाले साइड पे अगर होता है तो वहां पे आपकी सुनामी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से सुनामी भी आती है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे जापान में देख रखा है। ठीक है, पहले भी बहुत टाइम पे। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ये सारे रीजन्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और ये आपका जो है रिंग ऑफ फायर, इसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, तो ये भी याद रखना। और कौन से ओशन के पास है ये भी याद रखना, पैसिफिक ओशन के पास है। फिर अगर हम देखो इससे रिलेटेड अगर हम आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा, सबसे छोटा ओशन कौन सा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। पर अगर आपको यहाँ पे सीक्वेंस पूछा जाए तो यहाँ पे याद रखना, सबसे बड़ा आ जाएगा आपका यहाँ पे पैसिफिक, इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे एटलांटिक। ठीक है, एटलांटिक के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे इंडियन ओशन। फिर इंडियन ओशन के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे सर्दर्न ओशन। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे आर्टिक ओशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी याद रख लेना, ये आपका सबसे बड़े से सबसे छोटा है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला यहाँ पे याद रख लेना, ये आपके वॉल्केनोज से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है या फिर टॉपिक है जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी से जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको मैप बेस्ड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में आपका यहाँ पे आर्म्स एक्ट पास हुआ था। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो यहाँ पे ये आपका पास हुआ था यहाँ पे 1878 में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। और आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से आपके गवर्नर के टाइम पे या फिर गवर्नर जनरल के टाइम पे या फिर वाइस रॉय के टाइम पे आपका ये चीज पास हुई थी, तो ये भी याद रख लेना इसको। तो यह आपका था यहाँ पे लिटन। ठीक है, तो लिटन के टाइम पे आपका यहाँ पे आर्म्स एक्ट पास हुआ था। इसके अलावा आपका एक और एक्ट था, वो था आपका यहाँ पे वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट ये आपका पास हुआ था यहाँ पे इसी के टाइम पे, और इसका भी जो ईयर है वो भी आपका सेम है 1878। ठीक है, अब देखो आर्म्स एक्ट था यहाँ पे कि कोई भी यहाँ पे विदाउट परमिशन आर्म्स वगैरह नहीं रख सकता है। ठीक है, सिंपल से टर्म्स में याद रख लो। दूसरा था यहाँ पे कि जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट है, तो इसमें रखा गया था यहाँ पे कि जो अंग्रेजी के अलावा जो आपके दूसरे भाषाओं के जो आपके न्यूज़पेपर है उसके ऊपर ये बेसिकली एक्ट काम करता था कि यहाँ जहाँ पे सरकार के खिलाफ कोई भी बात ना करी जाए। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपल टर्म्स में याद रख सकते हो। उनको एक तरीके से पूरी तरीके से बंद करने की यहाँ पे बात करी गई थी। इसलिए आपने देखा था कि यहाँ पे कुछ पेपर्स जो थे ना वो आपके जो दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पे पहले छपते थे, अब वो यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, तो इंग्लिश में वो आने लग गए थे, ताकि जो अंग्रेज है उनको पता चले कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी ये न्यूज़पेपर वाले हैं ये क्या चीज यहाँ पे छापते हैं। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स बस आप यहाँ पे ये समझ सकते हो। ठीक है, इजी टर्म्स में आपको बता रहा हूँ, वरना तो यहाँ पे बहुत कुछ है पर यहाँ पे ऐसे ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, अब अगर हम इसके अलावा बात करते हैं तो देखो आपको ये पूछ सकता है कि लिटन के टाइम पे इसने कौन सी वॉर लड़ी थी, तो याद रखना यहाँ पे इसने लड़ी थी सेकेंड अफगान एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से याद रख लो, एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, इसने यहाँ पे लड़ी थी और यहीं पे ही इसने साइन करी थी ट्रीटी ऑफ गंडमक। ट्रीटी ऑफ गंडमक। ठीक है, अब ये ट्रीटी है, यहाँ पे ये पूछ सकता है कि ये ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई है, तो याद रखना ब्रिटिशर्स और अफगानिस्तान में यहाँ पे जो लोग थे उनके बीच में साइन हुई है। ठीक है, तो आपको अफगानिस्तान दे सकता है, वहां से आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा और यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे इसके टाइम पीरियड पे, लिटन के टाइम पीरियड पे जो आपकी यहाँ पे क्वीन थी, ठीक है, उसने यहाँ पे टाइटल लिया था यहाँ पे केसरे हिंद का। केसरे हिंद का यहाँ पे टाइटल ले रखा था यहाँ पे क्वीन ने। ठीक है, बस इतना छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो इसको यहाँ पे हटाने का काम किसने किया था, जो आपका आर्म्स एक्ट और ये जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसको हटाने का काम किया था यहाँ पे रिपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या किया था, इसने यहाँ पे रिपील किया था, मतलब हटा दिया था यहाँ पे दोनों एक्ट्स को यहाँ पे एकदम हटा दिया था। और रिपन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड पे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इंडियंस के साथ ज्यादा थोड़ा बहुत ठीक ठाक होने लग गया था, बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं, पर यहाँ पे इंडियंस की बात सामने आने लग गई थी, या फिर इंडियंस को अलाउ किया गया था यहाँ पे, जो आप बोल सकते हो यहाँ पे पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर हम इन टर्म्स में बात करें उसमें। ठीक है, फिर इनके टाइम पीरियड पे ये लेकर आए थे यहाँ पे इल्बर्ट विल।
अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, इन्हीं के टाइम पीरियड पे है, यहाँ पे रिपन के टाइम पीरियड पे है, और ये आपकी है यहाँ पे 1883 से लेके 84 के आसपास, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या बोला था कि जो आपके यहाँ पे मान लो जो जज होगा ना, जैसे आप जनरली अगर आप देखोगे तो इल्बर्ट बिल्ट से पहले क्या होता था कि जो आपका यहाँ पे यूरोपियन कोई भी अगर कोई यहाँ पे गुनेगार है, ठीक है, या फिर कोई भी है जिसने कुछ गलत काम किया और उसके केस में किसी को अगर डिसीजन देना है तो वो सिर्फ यूरोपियन जज दे सकता था। पर इल्बर्ट बिल से क्या हो गया था कि अगर मान लो यहाँ पे कोई यूरोपियन है और उसने कुछ गलत काम किया, उसको अगर सजा देनी है, तो अब यहाँ पे इल्बर्ट बिल की मदद से क्या हो रहा है कि अब वो इंडियन जज जो है वो उस केस पे, उस पर्टिकुलर मैटर पे, उस केस पे अपना जजमेंट दे सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कि जो अब वो जज होगा ना, वो अगर मान लो कोई आपका केस चल रहा है यहाँ पे यूरोपियन का, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए जो जज होगा वो इंडियन भी हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पे आई थी, पर ये बाद में जाके यहाँ पे रिमूव हो गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके खिलाफ चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, यहाँ पे हुई थी, क्योंकि हमें देखने को मिला था कि जो यूरोपियंस थे वो इस पर्टिकुलर चीज से खुश नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ये तो। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखो यहाँ पे याद रखना कि अगर आपसे पूछता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अगर आपसे पूछे तो ये आपका रहेगा यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछते हैं यहाँ की फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर लो, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आपका कौन रहेगा यहाँ पे, तो ये है आपका यहाँ पे विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखते हैं। फिर उसी तरीके से अगर आपसे पूछते हैं यहाँ की फर्स्ट वाइस रॉय कौन है, तो फर्स्ट वाइस रॉय आपका आ जाएगा यहाँ पे कैनिंग, ठीक है, कैनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखना। कैनिंग तो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका 1857 का रिवोल्ट जो था यहाँ पे इसी के टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिला था, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की कंप्लीटली आप बोल सकते हो यहाँ पे अबॉलिश यहाँ पे कर दी गई थी, और जो आपका कंट्रोल था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या हो गई थी, यहाँ पे अबॉलिश हो गई थी, और जो कंट्रोल था वो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था, किसका कंट्रोल, इंडिया का कंट्रोल, ठीक है। तो रिवोल्ट के बाद हमें यहाँ पे ये सब चीजें देखने को भी मिली थी, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे देखो डफरिन आपसे पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है यहाँ पे डफरिन, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड पे आपकी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो आपकी इसी टाइम पे बनी है, तो यहाँ पे ईयर भी याद रख लेना, 1885 का यहाँ पे टाइम है। फिर और क्या याद रखना है यहाँ पे कि इसी के टाइम पीरियड पे आपको थर्ड बर्मीज वॉर भी आपको देखने को मिली थी, ठीक है। बर्मीज वॉर मतलब क्या हो गया, बर्मा मतलब हो गया आपका म्यांमार, ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे इनका नाम म्यांमार है, पर अंग्रेज इसको बर्मा करके बुलाते थे, तो आपका प्रीवियस जो नाम था म्यांमार का वो आपका बर्मा था। तो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि म्यांमार का प्रीवियस नाम क्या था या पुराना नाम क्या था, वगैरह वगैरह, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, तो इनको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। और एक चीज और याद रखना, आप जैसे मैंने आपको सेकंड एंग्लो अफगान वॉर बताई, अगर आपसे पहली पूछता है किसने यहाँ पे लड़ी थी, यहाँ पे किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, तो याद रखना वो ऑकलैंड के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। फर्स्ट अफगान वॉर जो थी आपकी वो ऑकलैंड के टाइम पीरियड पे हुई थी। बस इतना छोटी सी चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो मैंने बाकी आपको बताया ये सब आपको याद रखना है। फर्स्ट वाइस रॉय, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये सब, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इस तरीके से आप इन सिंपल टर्म्स में आप यहाँ पे इनको याद रख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आपसे यहाँ पे जनरली यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे गवर्नर्स वगैरह उनके टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ है, तो ये सब आपसे जनरली यहाँ पे पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है। अब देखो यहाँ पे ना दो टर्म है, एक है आपका फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, दूसरा आपका टर्म आता है फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। तो दोनों में ही आपका अलग आंसर है, ठीक है, तो प्लीज इसको यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आपसे पूछता है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा एनी बेसेंट, जो आपको यहाँ पे दे रखा है। पर वहीं पे अगर आपसे पूछता है पहली इंडियन वुमेन कौन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो थी आपकी यहाँ पे सरोजनी नायडू, ठीक है। दोनों चीजें प्लीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इंडियन में पूछे तो सरोजनी नायडू है, अगर आपको वैसे पूछे तो उस केस में आपके यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाएंगी, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपसे देखो फाउंडर पूछे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो है आपका यहाँ पे ए ओ ह्यूम, ठीक है। और हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया ये आपकी 1885 में बनी थी और डफरिन के टाइम पीरियड पे बनी थी, तो आपको वो दोनों चीज भी यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि फर्स्ट जो सेशन था उसमें टोटल 72 आप बोल सकते हो यहाँ पे डेलीगेट्स हमें यहाँ पे देखने को लेते हैं, मतलब आप बोलो यहाँ पे 72 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमें यहाँ पे
देखने को मिली थी कि उन्होंने यहाँ पे पार्ट लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन पे, ठीक है। और ये आपकी कहाँ हुई थी, फर्स्ट जो आपका सेशन था, फर्स्ट सेशन जो था, ये आपका कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे, ये आपका हुआ था यहाँ पे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आपका ही हुआ था। अब दूसरा पॉइंट आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आपका प्रेजेंट है बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे में आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका पहला जो सेशन था 1885 में हुआ था, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपसे पूछ सकता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। तो वो आपके थे यहाँ पे वोमेश चंद्र बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, तो प्लीज इसको यहाँ पे याद रख लेना, इसको नोट्स बना लो, ठीक है। तो पहला सेशन, तो पहले ही सेशन में ऑब्वियस सी बात है पहले प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। फिर देखो इसके अलावा आपको याद रखना, अगर आपसे पूछे पहले फारसी कौन थे, ठीक है, पहले आपके फारसी प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके यहाँ पे दादा भाई नारोजी, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं सही कर लूँ। तो पहले अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि पहले फारसी प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके यहाँ पे दादा भाई नारोजी, ठीक है, दादा भाई नारोजी। फिर अगर पूछे कि इनका यहाँ पे सेशन था कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था कलकत्ता में। कब प्रेसाइड किया था, तो 1886 में आपका यहाँ पे इन्होंने प्रेसाइड किया था पहला सेशन। फिर अगर आपसे पूछे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो देखो ये आपके थे यहाँ पे सैयद सैयद बहरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, सैयद बहरुद्दीन तैयब जी। और इनका जो सेशन है ये आपको देखने को मिलेगा मद्रास में हुआ था। और इन्होंने कब प्रेसाइड किया था ये वाला सेशन, तो 1887 में किया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपका पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कौन से ईयर में यहाँ पे प्रेसाइड किया है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज इसको भी यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। फिर अगर आपसे यहाँ पे अगला पूछा जा सकता है कि पहले अंग्रेज कौन था, पहला इंग्लिश कौन था, यहाँ पे अंग्रेज कौन था, ब्रिटिश कौन था, यहाँ पे जिस तरीके से याद रख लो, पहला प्रेसिडेंट ब्रिटिश प्रेसिडेंट इंग्लिश प्रेसिडेंट, तो ये था आपका यहाँ पे जॉर्ज योल, ठीक है, जॉर्ज योल। और ये आपका यहाँ पे हुआ था इलाहाबाद में। अब देखो जैसा आपको पता है इलाहाबाद का प्रेजेंट टाइप का नाम प्रयागराज है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है, प्रयागराज। तो आपको इलाहाबाद ना देके प्रयागराज दे सकता है, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है इसमें। तो यहाँ पे ईयर भी याद रख लेना, बाकी सब ये चीज याद रख लेना। फिर आपको यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, जो आपसे पूछी जाती है, जनरली हर एग्जाम से पूछी गई है। वो है आपकी 1924 का जो आपका आईएनसी का सेशन है, ये आपका किसने प्रेसाइड किया और कहाँ हुआ है, तो प्लीज इसको ध्यान देना। ये आपका यहाँ पे प्रेसाइड किया है महात्मा गांधी जी ने। और ये एक लौता सेशन है जिसको महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे प्रेसाइड किया, इसलिए आपको यहाँ पे ईयर भी याद रखना है और कौन सा सेशन है कहाँ हुआ है। तो ये आपका याद यहाँ हुआ है बाल गांव में, ठीक है, जो आपका कर्नाटका रीजन में पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि रीजन याद रखना है, किसने प्रेसाइड किया है और कब हुआ है ये वाला सेशन, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इनके रिलेटेड पूछा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने प्रेसाइड किया है और एक लौता सेशन है जो इन्होंने प्रेसाइड किया है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। बाकी तो आपको जैसे पता होगा, यहाँ पे अगर नहीं पता है तो यहाँ पे चलो मैं लिख भी दूं कि जो आपका यहाँ पे 1907 है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सूरत स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे सूरज स्प्लिट बेसिकली क्या है कि जो आपके यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, ठीक है। एक होते हैं आपके मॉडरेट्स, एक होते हैं आपके एक्सट्रीमिस्ट, मतलब थोड़े यहाँ पे जो गवर्नमेंट की साइड लेने वाले हैं वो आपके हो गए, और एक जो यहाँ पे बिल्कुल ही अपोजिट है, यहाँ पे जो आपके आप बोल सकते हो यहाँ पे जो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम पे अगर आपसे पूछे कौन आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, तो वो थे आपके यहाँ पे रश बिहारी बोस, ठीक है, रश बिहारी घोष, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपको यहाँ पे एक और याद रखना है, वो है आपको ईयर याद रखना है 1916, जब आपका लखनऊ पैक्ट से, ठीक है, लखनऊ में आपका ये सेशन हुआ था और यहीं पे आपको लखनऊ पैक्ट भी देखने को मिला था। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था, तो ये थे आपके यहाँ पे अंबिका माजुमदार, ठीक है, अंबिका माजुमदार, ठीक है, अंबिका चरण माजुमदार, इस तरीके से याद रख लो, अंबिका चरण माजुमदार, ठीक है। तो यहाँ पे ये थे प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर सेशन के। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले 1907 में अलग हुआ ना, जो सूरत स्प्लिट में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस दो टुकड़े में बढ़ गई, वो यहाँ पे आके जुड़ गई थी वापस, ठीक है। तो ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो प्लीज इसको यहाँ पे याद रखना, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया उससे रिलेटेड। अच्छा गाइज, इसमें एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना कि यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो है आपके वॉरेन हेस्टिंग, वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, बंगाल और इंडिया, ठीक है, बस यहाँ पे यही डिफरेंस है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और आपका पहला वाइस रॉय,
ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना यहाँ पे याद रख लेना। कौन से एक्ट के थ्रू यहाँ पे पोजीशंस वगैरह आई थी वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पर यहाँ पे याद रख लेना बस यहाँ पे कि गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है? ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी यहाँ पे स्टेट है जिसके पास दो हाउसेस है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, अब दो हाउसेस मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके अंदर आपको जनरली हर एक स्टेट में नहीं पर कुछ स्टेट में आपको दो हाउसेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो हाउसेस है वो? एक आपका हो गया जैसे यहाँ पे विधान सभा, ठीक है। दूसरा आपका होता है यहाँ पे विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। अब जो आपका ये विधान परिषद है ना, ये आप यहाँ पे सिमिलर समझ सकते हो राज्यसभा के, क्योंकि राज्यसभा क्या है यहाँ पे अपर हाउस है, तो इसी तरीके से ये आपका एक अपर हाउस है। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे अपर हाउस है। राज्यसभा आपका यहाँ पे पार्लियामेंट का पास है, पार्ट है यहाँ पे। जैसे आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में आपका यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो पार्लियामेंट में आपका लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, प्लस आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर का पूछा जाए तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी विधानसभा, विधान परिषद, प्लस आपका यहाँ पे गवर्नर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो विधानसभा है ना, इसको हम और भी नाम से जानते हैं। इसका नाम है यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम देखें तो वो है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि विधानसभा का दूसरा नाम क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको यहाँ पे ध्यान देना। फिर आपका यहाँ पे ये आ जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, काउंसिल से आप इजी टर्म्स में याद रख लो, काउंसिल मतलब कि हर एक स्टेट में नहीं है। और आपकी असेंबली मतलब, क्योंकि असेंबली आपको पता है आर्टिकल 19 से हर एक यहाँ पे बना सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि आर्टिकल 19 में जैसे हमें अलाउ किया असेंबली बनाने का, तो उस तरीके से याद रख लो कि हर एक स्टेट में होगी। ठीक है, सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ पर उसको कनेक्ट मत कर देना, बस बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, काउंसिल आपका हर एक स्टेट में नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे बस याद रखना है। और ये आपका रहेगा यहाँ पे लोअर हाउस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लोअर हाउस। और लोअर हाउस अगर पार्लियामेंट में बात करते हैं वो कौन सा होता है, आपका होता है लोकसभा। ठीक है, अब जो राज्यसभा है वो आपका स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका लोकल मतलब ये जो आपका लोकसभा है ये आपका पीपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि लोग इन्हें चुन के भेजते हैं, और राज्यसभा में तो जो लोगों ने चुना है जिनको, फिर वो आगे चुनते हैं यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स को। ठीक है, वो फिर इलेक्ट करते हैं, और फिर उसमें से भी 12 आपके यहाँ पे एक तरीके से नॉमिनेट होके आते हैं। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से आते हैं, कौन करता है, क्या कुछ होता है, वो हम आगे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम पे। अब देखो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि ओवरऑल आपकी ना ऐसी 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको ये दोनों हाउसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में वो कौन कौन सी स्टेट है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। पहली आप यहाँ पे पेयर में याद रखो। ठीक है, यूपी बिहार। ठीक है, एक साथ आता है, इस तरीके से याद रख लो। यूपी बिहार बॉर्डर शेयर करते हैं, साथ साथ में है, तो इस तरीके से याद रख लो, दोनों के पास दो हाउसेज है स्टेट लेजिस्लेचर में। फिर दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये तो आपका पहले एक ही स्टेट हुआ करती थी, फिर आपकी यहाँ पे दो स्टेट बन गई, और ये आपके यहाँ पे पास में ही है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे होता है महाराष्ट्र और आपका यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, और ये भी आपकी यहाँ पे बाउंड्री शेयर करती है एक दूसरे से यहाँ पे, तो इस तरीके से याद रख लो। पेयर में याद रखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। 6 स्टेट्स है ओवरऑल, तीन के पेयर में याद रख लो, यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटका। और इस तरीके से आपको यहाँ पे 6 की 6 याद रह जाएंगी। अब यहाँ पे आपसे जो पूछे कौन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेकंड ऑप्शन महाराष्ट्र हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं गुजरात से रिलेटेड, तो यहाँ पे हमेशा याद रखो गुजरात में जो आपका विधान परिषद है या फिर आप बोलो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो प्लीज इसको यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहाँ पे साथ ही बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में आपको, अगर ईयर पूछता है कि कितना मिनिमम साल होना चाहिए आपका कि आप लोकसभा के मेंबर बन जाओ, तो याद रखना वो आपका होता है यहाँ पे 25 ईयर्स। ठीक है, वहीं सेम अगर राज्यसभा के मेंबर आपको बनना है तो आपका आपका साल होना चाहिए यहाँ पे 30 साल के आप होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे 21 जो आपकी एज है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पंचायत का मेंबर बनना है तो 21 साल का होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आपको म्युनिसिपैलिटीज का मेंबर बनना है तो आपको 21 साल का होना चाहिए। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे जो 35 ईयर्स है, जो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह है, जैसे आपका प्रेसिडेंट की एक पोस्ट हो गई, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई, फिर आपके गवर्नर की पोस्ट हो गई, तो इन सब के लिए आपको 35 ईयर्स का होना जरूरी है। और आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो वीपी होता है ना, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, ये आपका प्रेसिडेंट होता है एक तरीके से, या फिर चेयरमैन होता है राज्यसभा का। पर याद रखना राज्यसभा का ये मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ,
जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, एक सेकेंड दो, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये आपके मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ये जो होते हैं ये आपके चेयरमैन होंगे। किसके चेयरमैन है यहाँ पे? ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। पर क्या ये मेंबर होते हैं राज्यसभा के? तो मेंबर नहीं होते हैं किसके? राज्यसभा के। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। और इसलिए आपकी यहाँ पे प्रेसिडेंट की, जब हम यहाँ पे आपके टर्म्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे अलग से दे रखा है कि इनको 35 ईयर्स का होना कंपलसरी है। बाकी जितनी भी कंडीशन है वो सब राज्यसभा के मेंबर की है। बस एज में आपका अलग हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर को बनने के लिए 30 ईयर्स का होना जरूरी है। पर यहाँ पे इनका अलग सिनेरियो, यहाँ पे बस एज डिफरेंट है, बाकी आपकी राज्यसभा की जितनी भी कंडीशन है वो सब यहाँ पे ये फॉलो करेंगे। ठीक है, बस एज 35 रहेगी, ये आपको यहाँ पे आ रखना। और इसको प्लीज स्टार मार्क कर लेना, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ये मैंने आपको पिछले आपका जो एसएससी जीडी वाला सेकंड लेक्चर था वहां पे भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से कराया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन डिड महात्मा गांधी बॉर्न। ठीक है, महात्मा गांधी जी का यहाँ पे जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे प्लीज इसको ध्यान रखना, इसको स्टार मार्क कर लो जितना हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि आपका यहाँ पे आपका 2 नवंबर 1869। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुआ था, तो वो हो जाएगा यहाँ पे पोरबंदर। ठीक है, और ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसके अलावा देखो यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स है जिनके बारे में आपसे पूछता है। जैसे आपको ये तो हो गया यहाँ पे कि कब इनका जन्म हुआ, ठीक है, ये आपकी एक डेट हो गई। दो डेट और है यहाँ पे जिनके बारे में पूछा जा सकता है। वो आपकी है कि आपके जो महात्मा गांधी है वो इंडिया कब रिटर्न किए थे। ठीक है, इंडिया में कब आए थे, कहाँ से आए थे? फ्रॉम साउथ अफ्रीका से आए थे। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। अब ये आपके कब आए थे? तो ये आपके आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर साथ ही साथ याद रखना है कि कब इनकी यहाँ पे डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रहेगा 30 जनवरी 1948। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो प्लीज इसको यहाँ पे ध्यान देना। और देखो यहाँ पे एक और चीज अगर हम इसके रिलेटेड बात कर लेते हैं, और तो जो आपके पॉलिटिकल गुरु, अगर आपसे पूछे कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो पॉलिटिकल गुरु यहाँ पे थे इनके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जी मैं लिख रहा हूँ, तो इसको फुल फॉर्म में अगर आपको याद नहीं रहता है तो याद रख लेना, बोल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पे ना जो ये आप टर्म सुनते हो सत्याग्रह, ठीक है, जो आप यहाँ पे ये टर्म सुनते हो ना सत्याग्रह, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे ये टर्म आपका न्यूज़पेपर की वजह से आया था, वो हम आगे देखेंगे। पर इतना याद रखो कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इन्होंने नॉन वायलेंस के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी वगैरह, तो इन्होंने सबसे पहले लड़ाई इंडिया में आके नहीं लड़ी है। इन्होंने यहाँ पे सबसे पहला जो आपको सत्याग्रह इनका देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलता है 1906 में, जो इन्होंने साउथ अफ्रीका में लड़ा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट, कि मतलब जो भी आपके यहाँ पे इंडियंस है जो आपके वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, तो उनको हमेशा हर टाइम पे कैरी करना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो इसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी साउथ अफ्रीका में। ये आपका यहाँ पे गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। पर आपसे ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। अगर पूछता है तो ये आंसर होगा, पर आपसे जो पूछा जाता है वो इंडिया में उन्होंने पहला कौन सा किया था, वो आपसे जनरली पूछा जाता है। तो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले याद रखो कि गांधी जी ना लियो टोल्स्टॉय करके यहाँ पे एक पर्सनैलिटी थी, उनसे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, इनसे क्या था, यहाँ पे गांधी जी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो यहाँ पे प्लीज ये भी याद रख लेना, यहाँ पे एरो करके दे दे रहा हूँ, महात्मा गांधी जी इंस्पायर्ड थे लियो टॉल्स्टॉय से, कि यहाँ पे नॉन वायलेंस का यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। ठीक है, मतलब नॉन वायलेंस से कैसे हम लोग यहाँ पे जीत सकते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। फिर नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है इसके अलावा, कि इन्होंने ना यहाँ पे सबसे पहला जो काम किया था वो यहाँ पे किया था एक तरीके से चंपारण चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। और ये आपका कब हुआ था, ईयर याद रख लेना, ईयर बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछता है। यहाँ पे 1917 में किया था। इसमें क्या बोला गया था यहाँ पे कि जो ये लोग हैं उनको 3/20 की जमीन पे इंडिगो यहाँ पे उगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे गांधी जी ने यहाँ पे काम किया था। इनको बुलाया किसने था यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज में? तो इनको यहाँ पे बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ला। और इसके अलावा ये भी याद रखना कि इसी को हम लोग बोलते हैं गांधी जी की पहली सिविल डिसओबीडियंस। ठीक ठीक है, यहाँ पे डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछे गांधी जी की पहली डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सी थी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो आपका यहाँ पे सत्याग्रह था, ठीक है, सत्याग्रह, तो ये बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली टर्म नहीं दी थी गांधी जी ने। इसके लिए यहाँ पे इनका एक पेपर था यहाँ पे इंडियन ओपिनियन नाम का।
ठीक है, इंडियन ओपिनियन। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर पेपर में बेसिकली यहाँ पे पूछा था कि क्या हमें यहाँ पे नाम देना चाहिए नॉन वायलेंस से रिलेटेड जो भी आप बोल रहे हो यहाँ पे मूवमेंट वगैरह का। तो उस केस में यहाँ पे ये सत्याग्रह यहाँ पे नाम निकल के आया था। ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, और इंडियन ओपिनियन भी इन्हीं का न्यूज़पेपर है, तो ये भी पॉइंट याद रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इनके रिलेटेड। तो 1918 में, ठीक है, 1917 में तो आपका यहाँ पे चंपारण हो गया, पर 1918 में इन्होंने एक और यहाँ पे देखने को हमें मिला था। इन्होंने एक और मूवमेंट या फिर बोल लो यहाँ पे स्ट्राइक करी थी, वो था आपका यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में इनको बुलाया किसने था, तो वो थी यहाँ पे अनसुईया, अनसुईया साराभाई। ठीक है, अनसुईया साराभाई। तो बेसिकली यहाँ पे जो मिल ओनर थे और मिल वर्कर्स थे उनके बीच में यहाँ पे थोड़ी आप बोल सकते हैं यहाँ पे ताना तानी या फिर आप बोलो नोक झोंक एक तरीके से हो गई थी, जिसके इसमें यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब आपका यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन लोग को अच्छी खासी सैलरी वगैरह यहाँ पे मिल रही थी। पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला कि उनकी जो सैलरीज थी वो यहाँ पे ड्रॉप कर दी थी मिल वर्कर, आपके मिल ओनर्स ने। ठीक है, और वो तब भी यहाँ पे जो मिल वर्क आपके यहाँ पे ओनर्स है वो वर्कर्स को 20% हाइक देने की बात कर रहे थे, पर जो वर्कर्स थे वो चाहते थे कि 50% का हाइक मिले। ठीक है, पर यहाँ पे जब गांधी जी आए तो इन दोनों की यहाँ पे बात करवा के इन्होंने 35% का कर दिया। ठीक है, तो ये नंबर भी आपको प्लीज यहाँ पे याद रख लेना है, सब जितने भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोनों को एकदम बीच में यहाँ पे लाया कि 20 से आप 35 पे आ जाओ, 50 से आप 35 पे आ जाओ, तो एकदम बीच में आपको देखने को मिलेगा ये नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपकी हुई थी, और ये आपको यहाँ पे आ रहा है ना, गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी ये, हंगर स्ट्राइक थी ये। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 1918 में एक और आपको देखने को मिलता है, वो है आपका यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो खेड़ा है ये बेसिकली आपका गुजरात में आता है। और यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे ना ड्रॉट पड़ गई थी, सूखा पड़ गया था। इसकी वजह से ना यहाँ पे कोई भी जो क्रॉप्स थी, जो भी यहाँ पे उगाते थे यहाँ पे फसल, ये क्या हो गई, यहाँ पे फेल हो गई, यहाँ पे लोग उगा नहीं पाए। पर तब भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इनसे यहाँ पे टैक्स मांग रही थी। तो उस केस में यहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह किया था, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगर आपसे पूछे कि पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सी है गांधी जी की, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो प्लीज जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सब आपको यहाँ पे याद रखना है, सब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर इन्हीं के टाइम पीरियड पे आपको राउलेट एक्ट भी देखने को मिलेगा। शुरू शुरू में जब हम बात कर रहे हैं तो राउलेट एक्ट आपको देखने को मिलेगा 1919 में। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी इंडियन नेशनलिस्ट वगैरह हैं, उनको बिना किसी कस्टडी के या फिर बिना किसी यहाँ पे आदर ऑर्डर वगैरह के, ठीक है, बिना किसी यहाँ पे चीज के सीधा जेल में यहाँ पे डाला जा सकता है यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि गांधी जी ने ना सत्याग्रह यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, राउलेट सत्याग्रह यहाँ पे आप बोल सकते हो एक तरीके से नाम, अगर आप यहाँ पे याद रखना चाहो। और इसको यहाँ पे हम बोलते हैं फर्स्ट मास स्ट्राइक ऑफ गांधी जी। ठीक है, फर्स्ट मास स्ट्राइक। ठीक है, तो इसको राउलेट सत्याग्रह के नाम से आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, और पहली आपकी गांधी जी की पहली मास स्ट्राइक थी, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसी ईयर में ना 1919 के ईयर में आपको देखने को मिला था जलियनवाला बाग मैसेकर। तो ये ऐसा चीज है जो किसी भी इंडियन को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे जलियनवाला बाग मैसेकर। और ये आपको डेट बिल्कुल याद रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना। और ये आपके यहाँ पे 13 अप्रैल, ठीक है, 1919। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ईयर आपसे पूछ सकता है, डेट आपसे पूछ सकता है इनके रिलेटेड। और एक और चीज और क्या याद रखनी है यहाँ पे, कि जब यहाँ पे जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ था तो बेसिकली यहाँ पे दो लोगों को अरेस्ट किया था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे, एक थे आपके सैफुद्दीन, सैफुद्दीन, और एक थे आपके यहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि उस टाइम पे यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे 5 लोग से ज्यादा की गैदरिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली बात करी गई थी। पर उस टाइम पे आपका आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, उस टाइम पे आपका यहाँ पे फेस्टिवल एक आता है सिक्स के, मतलब सिखिज्म में यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा फेस्टिवल आप बोल सकते हो उनके लिए यहाँ पे रहता है, वो है यहाँ पे बैसाखी। ठीक है, तो जो बैसाखी फेस्टिवल था वो लोग मनाने के लिए एक पर्टिकुलर बाग में, जिसका नाम जलियनवाला बाग जैसा आपको यहाँ पे नाम से दिख रहा है, तो वहां पे लोग मना रहे थे। पर जो ब्रिटिशर्स को लगा कि वहां पे वो एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया कि एक ही उस पर्टिकुलर बाग की एंट्री थी, उस एंट्री को कंप्लीट यहाँ पे घेर लिया, और बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे फायर करने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग थे, यहाँ पे कोई कुएं में कूद के मर गया, कोई आप बोल लो यहाँ पे दीवार चढ़ते चढ़ते यहाँ पे मर गया, कोई एक के ऊपर एक चढ़ के यहाँ पे मर गया, कोई गोली से मर गया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे लोग की यहाँ पे जान गई थी। ठीक है, इसी के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि जो आपके गांधी जी हैं, इनको ना केसरे हिंद का टाइटल मिल रखा था, केसरे हिंद का टाइटल इनको यहाँ पे मिल रखा था।
तो इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे वापस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे वापस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सही से लिख दे रहा हूँ। तो इन्होंने जो इनको केसरी हिंद का टाइटल मिल रखा था, इस टाइटल को इन्होंने वापस भेज दिया, ठीक है, यहाँ पे गेव कर दिया, यहाँ पे, ठीक है, गेव बैक। फिर इसके अलावा जो आपके यहाँ पे, ये हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की, ठीक है, एमजी लिख दे रहा हूँ, महात्मा गांधी। फिर जो आपके यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है, तो इनको यहाँ पे टाइटल मिल रखा था, या फिर आप बोलो एक तरीके से यहाँ पे नाइटहुड का दर्जा मिल रखा था यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने इसको भी क्या कर दिया था, यहाँ पे वापस कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पर्सनालिटी की बात यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखनी है ना, किन्होंने क्या वापस किया था, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और कौन सा फेस्टिवल था यहाँ पे इस टाइम पे जो ये चीज हमें देखने को मिली, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, वो है आपका यहाँ पे बैसाखी, ठीक है। फिर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज बस और रह गई है, वो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे 1919 तक के आपकी जितने इंपॉर्टेंट चीजें वो हम कवर कर लेंगे। तो अगला आपका यहाँ पे खिलाफत, ठीक है। तो खिलाफत जो आपकी मूवमेंट है आपकी 1919 में आई थी। तो बेसिकली जब आपका यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर आपका हो रहा था, तो उस टाइम पे टर्की जो था वो अंग्रेजों के दूसरे साइड वाली टीम में था, ठीक है। तो इन्होंने ना, अंग्रेजों ने क्या किया, टर्की को हरा के जो वहां का लीडर था, वहां के जो खलीफा थे, उनको हटा दिया। जिनकी वजह से हमें पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम रीजन्स थे ना, उन सब में हमें यहाँ पे, आप बोल सकते हैं एक तरीके से आंदोलन टाइप हमें यहाँ पे देखने को मिला था। सबने अपोज किया था यहाँ पे ब्रिटिशर्स का। वही सेम चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली थी इंडियन मुस्लिम्स के थ्रू भी, ठीक है। तो इंडियन मुस्लिम्स ने उस टाइम पे जो खलीफा थे वहां पे टर्की के, ठीक है, उनको जैसे ही हटाया, तो उनके सपोर्ट में यहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिया कि उनको हटाना नहीं चाहिए, उनको वापस लाओ, ये करके। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी के रिस्पॉन्स में ना गांधी जी ने यहाँ पे एक, आप बोल सकते हैं एक छोटा सा मौका देखा कि यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग जो आपके गांधी जी हैं, यहाँ पे ये लेकर आए खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यहाँ पे गांधी जी लेकर आए, यही सोच के कि अभी आपकी खिलाफत मूवमेंट चल रही है, तो अगर हम अभी लेके आएंगे तो हमें यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेकर आए। अब ये आपकी लॉन्च हुई थी 1920 में, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि 1922 में, ठीक है, लास्ट पॉइंट है, 1922 में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है चौरी चौराहा कांड, चौरी चौरा कांड, जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ जो लोग होते हैं, ठीक है, जो आंदोलन वगैरह यहाँ पे कर रहे होते हैं, जो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे भड़क जाते हैं, या फिर आप बोलो यहाँ पे भड़क जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक पूरे पुलिस स्टेशन को ना यहाँ पे जला देते हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन को यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये जला देते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, जो आपका यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, उसको यहाँ पे ये फायर लगा देते हैं या फिर आग लगा देते हैं। जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि कुछ यहाँ पे जो पुलिस मैन होते हैं वो आपकी जिंदा वहाँ पे जल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि गांधी जी ना यहाँ पे जो आपका ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसको वापस ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ रखना है कि इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, टुक बैक, ठीक है। तो गांधी जी टुक बैक दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर मूवमेंट को गांधी जी वापस ले लेते हैं चौरी चौराहा कांड के बाद ही, ठीक है। तो प्लीज इसको यहाँ पे याद रखना, ये कांड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ था ये भी आपको यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको अब यहाँ पे देखो ये सिंपल टर्म्स की आपके यहाँ पे क्वेश्चंस है, ठीक है। इनको तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे गलत नहीं करना, अगर ये गलत कर दोगे तो फिर आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके मेघालय की क्या कैपिटल है, ठीक है। अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन ज्योग्राफी के टर्म्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान रखो। जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, यहाँ पे ये आपका स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, मेघालय की कैपिटल आपकी होती है यहाँ पे शिलोंग, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब देखो ज्यादातर लोगों को ना जो कंफ्यूजन होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की आपकी यहाँ पे कैपिटल से होती है, पर आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो याद रखना। आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको ना सेवन सिस्टर्स आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सेवन सिस्टर्स मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है आपकी, कौन कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, एक है आपकी अरुणाचल प्रदेश, फिर हो गई आपकी यहाँ पे असम, ठीक है। फिर आपका हो गया यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड। फिर आपका यहाँ पे हो गया मणिपुर। फिर आपका है यहाँ पे मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। छह हो यहाँ पे कितनी हो गई, पांच हो गई। मिजोरम के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे मेघालय, मेघालय के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है। तो ये छह बोल रहा हूँ यहाँ पे, सात आपकी यहाँ पे सेवन सिस्टर्स है बेसिकली, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, सेवन सिस्टर्स हैं। इनके बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इनकी कैपिटल्स अगर हम थोड़ी बहुत देखते हैं, ठीक है, तो ये आपको जो आपका इम्फाल यहाँ पे दे रखा है, ये आपकी मणिपुर की कैपिटल है, ठीक है। कोहिमा जो आपको यहाँ पे दे रखा है, कोहिमा किसकी कैपिटल है, तो कोहिमा आपकी नागालैंड की कैपिटल है।
नागालैंड की कैपिटल है। जो फिर आपको यहाँ पे ऐज़वाल दे रखा है, ये आपके मिजोरम की कैपिटल है। ठीक है, मिजोरम की कैपिटल है। अब देखो यहाँ पे ना जो आपका असम है, ठीक है, असम, असम को यहाँ पे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गुवाहाटी इसकी कैपिटल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी कैपिटल है यहाँ पे डिसपुर। ठीक है, असम की कैपिटल है आपकी यहाँ पे डिसपुर, तो प्लीज इसको भूलना नहीं। फिर अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे जो कैपिटल है वो है आपकी यहाँ पे ईटानगर, ईटानगर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका कौन सा रह गया, त्रिपुरा रह गया। ठीक है, तो त्रिपुरा की आपकी कैपिटल हो जाएगी यहाँ पे अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। ठीक है, इसको तो आप इजीली टर्म्स में याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तीन, ये तीन छह, और एक आपके यहाँ पे ये सात। अब देखो यहाँ पे ना आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपकी कौन सी ब्रदर स्टेट है सेवन सिस्टर्स की। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि ब्रदर स्टेट कौन सी है, ब्रदर स्टेट कौन सी है, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे सिक्किम। तो प्लीज इसको भी बिल्कुल नहीं भूलना है। और इसकी कैपिटल अगर आपसे पूछे तो कैपिटल है इसकी यहाँ पे गैंगटॉक। ठीक है, गैंगटॉक भी आपको यहाँ पे याद रखते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखो इसके अलावा अगर हम बाकी भी कैपिटल देख लेते हैं, तो आपकी वेस्ट बंगाल की कोलकाता है, ये तो हर एक को यहाँ पे पता ही होगी। ठीक है, यूपी की आपकी जैसे यहाँ पे लखनऊ है, ये भी हर एक को पता होगी। ठीक है, फिर उत्तराखंड की आपको पता होगी, यहाँ पे देहरादून है। ठीक है, देहरादून। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऊपर चलते हैं यहाँ पे, तो तेलंगाना की अगर हम बात करें, तो तेलंगाना की आपकी कैपिटल होती है यहाँ पे हैदराबाद। अब देखो यहाँ पे, हाँ ये चीज याद रख लेना, अभी फिलहाल में ये आपसे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे ये हुआ है। तो अभी तक आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक ही कैपिटल हुआ करती थी, वो थी हैदराबाद। पर अभी हाल फिलहाल में आपकी कैपिटल बन गई है आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक है, तो आपसे ये भी टर्म्स पे, करंट अफेयर के टर्म्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल्स वाला भी। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे तमिलनाडु याद रख लेना, ये इसकी तो कैपिटल है आपकी यहाँ पे चेन्नई। ठीक है, आरआरबी चेन्नई से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे राजस्थान याद रख लेना, राजस्थान की कैपिटल है यहाँ पे जयपुर। ठीक है, जयपुर के बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं पंजाब की तरफ, तो पंजाब से अगर आपसे पूछे कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है आपकी यहाँ पे चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी याद रख लेना। इसके अलावा आपको याद रहना चाहिए कि चंडीगढ़ ना सिर्फ आपकी पंजाब की कैपिटल नहीं है, ये आपकी हरियाणा की भी कैपिटल है। तो प्लीज यहाँ पे याद रखना, दोनों की कैपिटल आपकी क्या है, यहाँ पे चंडीगढ़ है। ये आपसे पूछा जा सकता है अगर पूछने को हो तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या रखना है कि उड़ीसा की कैपिटल अगर आपसे पूछे, तो उड़ीसा की है यहाँ पे भुवनेश्वर। ठीक है, आरआरबी भुवनेश्वर से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, भुवनेश्वर। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे और बात करते हैं, तो और कौन सा बात कर लें, महाराष्ट्र का आपको पता ही होगा, यहाँ पे मुंबई हो गया। ठीक है, एमपी की आपकी भोपाल हो गई। ठीक है, आरआरबी भोपाल से याद रख लो। फिर उसके बाद हाँ, केरला की याद रख लेना, केरला, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नाम है, तो प्लीज याद रख लेना, यहाँ पे ये है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, सबसे बड़ा नाम है, सबसे अलग नाम है, तो आप हो सकता है आपको याद भी रह जाए। ठीक है, अगर याद नहीं रहता है तो आप एटलीस्ट वहां पे कर पाओगे आंसर। फिर आपका यहाँ पे अगला आ जाएगा कर्नाटका। तो देखो कर्नाटका की कैपिटल है आपकी यहाँ पे बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है आपकी यहाँ पे शिमला। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे झारखंड की कैपिटल है आपकी यहाँ पे रांची। ठीक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज, वापस से बोल रहा हूँ, गुजरात में भी रहते हैं लोग, समझते हैं कि अहमदाबाद इसकी कैपिटल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी कैपिटल है यहाँ पे गांधीनगर, जहाँ पे आपको एफ कैट अगर आप दोगे तो आपको वहाँ पे उसकी एएफएसबी भी देखने को मिलती है। ठीक है, एएफएसबी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, एसएसबी के लिए आपको वहाँ पे जाना भी पड़ सकता है अगर आप वो चूज करते हो तो। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गोवा की कैपिटल याद रख लेना, इंपॉर्टेंट आपका, क्योंकि सबसे छोटी आपकी स्टेट है ना, तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे छोटी स्टेट है ये आपकी, स्मॉलेस्ट स्टेट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर आप देखोगे बिहार की, तो बिहार का हर एक को पता है, यहाँ पे वो हो गया पटना। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ याद रख लेना, छत्तीसगढ़ की है यहाँ पे रायपुर। ठीक है, रायपुर। रांची आपकी झारखंड की है, छत्तीसगढ़ आपकी रायपुर है। ठीक है, इन दोनों में भी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी दोनों आपको यहाँ पे याद रख लेना है। बाकी आपको आई होप कि मैंने सारे ही बता दिए, अगर कोई नहीं बताया तो आप देख लेना, वरना आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अगर कोई छूट जाता है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्लीज यहाँ पे याद रख लेना। इसके अलावा देखो यहाँ पे और क्या चीज याद रख लेनी है, आपसे पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, टोटल स्टेट है आपके पास यहाँ पे 28। ठीक है, टोटल स्टेट आपके पास कितनी है, यहाँ पे टोटल स्टेट हो गई आपके पास 28। अगर यूटी पूछे तो टोटल यूटी है आपके पास 8। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पहले आ रखा है, मैंने आपको पिछले ही आपके पार्ट में कराया है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है, तो इसलिए मैं वापस नहीं लिखवा रहा हूँ कि कौन कौन सी यूटी है। वो पिछला वीडियो आप देख लो, वहां जाके आप समझ जाओगे। ठीक है, तो प्लीज इसको यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है, आपसे पूछे जा सकते हैं ये सब चीजें। और लार्जेस्ट स्टेट अगर आपसे पूछता है, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट में आपके हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान।
ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सब आपको यहाँ पे याद रख लेना, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड पूछे, ठीक है, पॉपुलेटेड अगर कौन सा है तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे यूपी। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि आर्टिकल 371 सी जो है वो आपका कौन सा स्टेट को स्पेशल स्टेटस देता है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सारे यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वैसे मणिपुर। तो यहाँ पे याद रखो कि जो आपका आर्टिकल 371 है, सिर्फ 371, ठीक है, वो आपका देता है यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल स्टेटस की बात करता है। जो 371 ए है, ये आपका बात करता है नागालैंड के स्पेशल स्टेटस की। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पे बी है, ये आपका बात करता है असम के। सी आपका यहाँ पे जो आपको दे ही रखा है वो है आपका मणिपुर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे डी आ जाएगा, ये आपका बात करता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रिस्पेक्ट में। फिर डी के बाद ई जो है वापस से आपका आंध्र प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करता है। ठीक है, ई के बाद एफ जो है ये आपका बात करता है सिक्किम के बारे में। एफ के बाद आपका जी है, जी आपका बात करता है यहाँ पे मिजोरम के बारे में। ठीक है, मिजोरम। फिर जी के बाद अगर हम देखें यहाँ पे एच, ये आपका बात करेगा अरुणाचल। और आई जो है ये आपका बात करता है गोवा के बारे में। और जे आपका जो है ये आपका बात करता है कर्नाटका के बारे में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट्स आपके यहाँ पे पार्ट्स रहेंगे 371 ABC। आपको यहाँ पे प्लीज इसको यहाँ पे ध्यान देना, याद रख लेना, आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अलावा देखो और याद रख लेना, यहाँ पे मैं आपको इमरजेंसी भी बता दे रहा हूँ, इमरजेंसी जितने भी आपके तरीके की होती हैं। तो एक आपका यहाँ पे 352 आर्टिकल याद रखना है, 356 और 360। ठीक है, ये तीन आर्टिकल याद रखने हैं। जो आपका पहला वाला है ये आपका होता है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी। दूसरा जो है ये आपकी होती है यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख ले हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पे 360 है, ये आपका बताता है यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आपको यहाँ पे ये बताता है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके की आपके यहाँ पे इमरजेंसी होती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे आर्टिकल 348 है, अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है ना, वो सब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, ये आपको बताता है आर्टिकल 348। ठीक है, कि जो भी आप यहाँ पे देखोगे ना, कभी भी आपको अगर आप देखोगे ऑनलाइन जो भी आपके यहाँ पे केसेस वगैरह चलते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, तो कभी भी आप देखोगे तो हमेशा वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही चलते हैं, वो आपको आर्टिकल 348 बताता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे ये है आपकी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे याद रखना है 343। तो यहाँ पे ये यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में बताता है, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये उसके बारे में बताता है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये दो आर्टिकल यहाँ पे याद रख लेना। फिर बाकी अगर आपको यहाँ पे एक और याद रखना है तो याद रख सकते हो 345, ये आपको स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है। ठीक है, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बताता है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है पूछने को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर ली। ये यहाँ पे मैंने तीन चीजें समझाई इमरजेंसी के, बस आर्टिकल्स आपको बता दिए, इसके ऊपर थोड़ा और आगे हम डिस्कस कर लेंगे, अभी आगे कभी क्वेश्चन करेंगे उसमें। फिर तीन अलग आर्टिकल बताए और आपकी जो स्पेशल स्टेटस वाला आर्टिकल है 371, इसके बारे में आपको बताया। ठीक है, अब उसके बाद आगे अगर हम अगले क्वेश्चन में चले तो अगले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कौन से स्टेट में पंचायती राज सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो ये पंचायती राज की जब बात करते हैं ना, तो पंचायत हमें यहाँ पे दे रखा है आर्टिकल 343 में, तो 243 में। ठीक है, 343 नहीं, 243 में। तो ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये आर्टिकल याद रखना है पंचायती राज से रिलेटेड। अब ना यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि कितनी स्टेट में आपके यहाँ पे ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है, ये आर्टिकल 243 M बताता है कि कौन सी स्टेट में नहीं होते हैं। तो पहली आपकी जैसे है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में आपको पंचायती राज सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, तो यही आपका आंसर है। दूसरी आपकी होती है मेघालय। ठीक है, मेघालय। मेघालय के बाद आपका यहाँ पे देखने को मिलता है मिजोरम। ठीक है, तो ये तीन ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे आपको पंचायती राज सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, और एक यूटी भी है जिसका नाम है यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, तो तीन स्टेट है, एक यूटी है जहाँ पे आपको पंचायती राज सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 243 M में दिया हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 243A की, तो 243 तो हो गया पंचायती राज से रिलेटेड है। अब उसका जो आपके सब डिविजन जो दे रखे हैं, ठीक है, 243A आपको बताता है यहाँ पे जो ग्राम सभा है उसके बारे में। ठीक है, फिर जो आपका बी है ये आपको बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका पंचायत का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर कॉम्पोजिशन क्या रहेगा ये आपका बताएगा यहाँ पे सी। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 243, सो यहाँ पे पूछा भी है और बाकी भी आपसे पूछ रखे हैं। ठीक है, 343 आप सी पूछ रखा है, 343 के आपसे पूछ रखा है, एम आपसे पूछा जो आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको साथ ही साथ ई पूछ रखा है।
तो ये सब प्लीज यहाँ पे याद रखना, और ग्राम सभा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है यहाँ पे। तो सी आपका हो गया कॉम्पोजिशन, फिर डी आपसे आप याद रख लो, डी से होता है यहाँ पे रिजर्वेशन, ठीक है। ड्यूरेशन तो आपका बाद में आएगा, पहले रिजर्वेशन होगा, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन के साथ आपको याद रखना है, कॉम्पोजिशन के जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे ड्यूरेशन ई से। फिर एफ से अगर पूछा जाए तो एफ से आपका होता है यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन, किस बेसिस पे आप डिस्क्वालीफाई वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ पे पंचायत आपके यहाँ पे मेंबर्स वगैरह को, उनको, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पे जी है, जी आपको बताता है यहाँ पे पावर क्या रहेगी, ठीक है, अथॉरिटी क्या है यहाँ पे पंचायत की, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एक सेकेंड तो यहाँ पे सही कर दूं मैं स्पेलिंग। तो यहाँ पे आपको क्या बताता है कि यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, किसकी, पंचायत की। फिर जी के बाद आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे के, वो है बताता है आपका यहाँ पे इलेक्शंस के बारे में, ठीक है। फिर एच आपका आ जाता है, ये आपको बताता है कि पंचायत आपके टैक्स भी इम्पोज कर सकती है, ठीक है, टैक्स वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है। फिर जो ओ आपको बताता है, ये आपको बताता है कि यहाँ पे ये इंटरफेरेंस वगैरह यहाँ पे जो करेगा, ठीक है, इंटरफेरेंस जो आपका करेगा यहाँ पे, वो कोर्ट कर सकता है किसके मैटर पे, इलेक्शंस के मैटर पे, इलेक्शंस के मैटर्स पे, ठीक है। तो ये सब है आपके यहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इनको प्लीज यहाँ पे याद रख लेना। इसके अलावा तो देखो आपको यहाँ पे इनके रिलेटेड कमिटीज वगैरह पूछ सकता है, तो हम आगे किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, पर अभी के लिए बस इतना यहाँ पे याद रखो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। ना इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर के 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखो कहने के लिए 15 क्वेश्चन है, पर मैंने आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फैक्ट्स भी आपको यहाँ पे बताए, जो आपसे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको यहाँ पे लिख लेनी है, नोट्स इसके बना लेने हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो वहाँ से ज्वाइन कर लो, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो ये वाला चैनल, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो कंप्लीटली फ्री पीडीएफ है, कोई भी सब्सक्रिप्शन फी वगैरह यहाँ पे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग यहाँ पे पूछ रहे थे, तो उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे पहली बता दे रहा हूँ, कंप्लीटली फ्री पीडीएफ्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना जितना ज्यादा हो सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और कोई भी आपको डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट जरूर कर देना। और ठीक है, यहाँ पे और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना आप, अगर आपको पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।